गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ माटी वाली पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली पाठ टिहरी बांध के समय विस्थापित हुए लोगों की समस्या पर आधारित है। इस पाठ को किसी भी कारण से होने वाले विस्थापन से जोड़ा जा सकता है। विस्थापन एक ऐसी समस्या है जिससे सामान्य लोगों को रोजी रोटी छिन जाने के कारण जीवन यापन करने में बहुत ही समस्या होती है। इस कहानी में मुख्य पात्र एक मिट्टी बेचने वाली बुढ़िया है जो बड़ी मुश्किल से मिट्टी बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है और किसी जमींदार के खेत में झोंपड़ी बनाकर रहती है। इसके साथ में इसका बूढ़ा और बीमार पति भी रहता है। एक दिन इस मिट्टी बेचने वाली को मिट्टी लाने के बदले में 2 रोटियां मिली और एक और घर से मिट्टी लाने का आदेश देने के साथ ही 2 रोटियां और मिल गई थी। इस प्रकार से इसके पास कुल 4 रोटियां थी। उनमें से ये 1 रोटी खा चुकी थी और 3 रोटियां लेकर घर जा रही थी और उस समय ये कल्पना कर रही थी कि आज मैं जाकर अपने बूढ़े पति के सामने तीनों रोटियां रख दूंगी और उसे कहूंगी कि ये रोटियां खा लो, लेकिन सब्जी अभी कुछ नहीं है। तब बूढ़ा उसे क्या कहेगा, वहाँ से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और तब उसे स्वर सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अर्थात जब वह अपने बूढ़े पति को रोटियां देगी और उसे कहेगी कि अभी ये रोटियां ऐसे ही खा लो क्योंकि सब्जी वगैरह तो कुछ है नहीं, तब पति ये कहेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अर्थात मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मुझे रोटियां ऐसे ही स्वादिष्ट लग जाएंगी, क्योंकि भोजन स्वादिष्ट होने के लिए भोजन का स्वादिष्ट होना जरूरी नहीं है, तेज भूख का लगना जरूरी है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना भी तेज चलो फिर भी अपने घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में ही सारा दिन बीत जाता है। बुढ़िया का गांव टिहरी शहर के बहुत ज़्यादा पास नहीं है। सुबह कितना भी तेज वो चलती है लेकिन फिर भी अब सुबह हो चाहे शाम हो, मतलब अपने घर के लिए उसे 1 घंटा लग जाता है पहुंचने में। और पूरा दिन वो मिट्टी खान से, माटा खान से यानी मिट्टी की खदान, वहाँ से मिट्टी खोदती है और फिर विभिन्न स्थानों तक फैले हुए घरों में उसे बेचती है। घर पहुंचने से पहले ही रात होने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोंपड़ी जिसमें वो रहती है, जिसमें वो गुजारा करती है, वो झोंपड़ी कहाँ है? वो झोंपड़ी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी हुई है और उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में, एवज मतलब बदले में, अब उसकी ज़मीन पर रहने के बदले में उसे क्या करना पड़ता है? उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। यहाँ पर एक शब्द जो आया है वो है बेगार। बेगार होता है बिना कोई पैसा लिए काम करना। यहाँ पर जो माटी वाली है उसके बारे में बताया गया है कि माटी वाली के पास अपने भाग्य आदि के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका गांव शहर से बहुत दूर है। करीब 1 घंटा उसे शहर से गांव और गांव से शहर जाने में लग जाता है। वो रोज़ सुबह अपने घर से निकलती है और पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोदती है, फिर शहर में आकर के बेचती है, फिर वापस माटा खान में आकर मिट्टी खोदती है और फिर से बेचती है। और जब ये सारा काम करके वो घर पहुंचती है तो उस समय रात होने लगती है। और वो जिस झोंपड़ी में रहती है वो झोंपड़ी एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी हुई है और उसे इस ज़मीन पर रहने के एवज में, अर्थात बदले में, उस आदमी के घर पर कई तरह के काम बिना कोई पैसा लिए करने पड़ते हैं। और जब उस ठाकुर के घर पर जब जब घर पर या खेत पर कोई काम होता है तब तब उसे अपना मिट्टी ढोने का काम या मिट्टी बेचने का काम रोक कर उसके घर पर काम करना पड़ता है। तो वो अपने घर जा रही है, उसके पास में 3 रोटियां हैं और सोचती हुई जा रही है। क्या सोचती है? कि मैं अपने बूढ़े पति के आगे तीनों रोटियां रख दूंगी और उससे कहूंगी कि अभी कोई सब्जी नहीं है इसलिए रोटियां खा लो। तब मेरा बूढ़ा पति कहेगा कि भूख मीठी होती है ना कि भोजन। पर तुरंत वो बुढ़िया क्या सोचती है कि नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। गठरी में बदल गए मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल झुक चुका है एकदम। आपने देखा होगा लंबी चौड़ी कदकाठी का व्यक्ति भी जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो झुक जाता है और बहुत बच्चे जैसा दिखने लगता है। तो वो अपने मन में सोचती जाती है कि नहीं, आज गठरी में जो मेरा पति बदल चुका था, जो बहुत छोटा सा हो गया है, गठरी की तरह बन चुका है, आज मैं अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं दूंगी, अर्थात मैं उसे बिना सब्जी के रोटियां खाने को
नहीं दूंगी। आज मुझे रोटियों का इंतजाम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मुझे मिल गई हैं। इसलिए मिट्टी बेचने से जो आमदनी हुई है उससे उस बुढ़िया ने क्या किया, 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही खा पाएगा या हद से हद डेढ़। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता और बाकी बची हुई 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। तो इस प्रकार से जो बुढ़िया है वो रोटियों का हिसाब लगाती हुई जा रही है कि 3 रोटियां हैं, लेकिन मैं अपने पति को पहले रोटियां दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मुझे बनी बनाई रोटियां एक घर से मिल गई हैं। तो आज मैं जो मिट्टी बेचने से आमदनी हुई है उससे प्याज खरीदूंगी और मेरे पति को आज कोरी रोटियां खाने को नहीं मिलेगी, मैं उसको प्याज की सब्जी बनाकर दूंगी। और अब वो 1.5 रोटी मुश्किल से खा पाएगा। 1 रोटी तो मैं पहले से खा ही चुकी हूँ और ये 1.5 और मिल जाएगी तो मेरा पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो वो अपने घर पहुँच गई हिसाब लगाती लगाती। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अपनी माटी को छोड़कर, यहाँ माटी से मतलब है शरीर, उसको छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। कहने का मतलब है माटी वाली के बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि रोज़ जब वो घर जाती थी तो वह क्या करता था, वो उसका इंतज़ार करता था। उस जैसे ही उसके पैरों की आहट होती थी वो देखता था कि वो आ गई है और इस उम्मीद से वो बैठ जाता था कि अब उसे भोजन मिलने वाला है। लेकिन आज हमेशा की तरह वह चौंका नहीं, न उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई। माटी वाली ने उसे छुआ तो देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है। इधर एक और घटना इसी के पैरेलल चल रही है कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि कहाँ रहती है। टिहरी बांध पुनर्वास का साहब यानी अधिकारी, वह अधिकारी जिसे टिहरी बांध बनाने के समय जो लोग वहाँ से विस्थापित किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, उनके पुनर्वास, उन्हें फिर से बसाने का जिम्मा दिया गया था। तो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने माटी बेचने वाली से पूछा कि कहाँ रहती है। तब माटी वाली जो है वो कुछ बोले उससे पहले ही साहब कहते हैं कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, यानी कि तहसील जाना और तुम्हारे घर के कागज़ ले आना। तब माटी वाली कहती है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब, कि मेरे पास कोई अपना घर भले ही नहीं है, मेरे पास कोई मेरा निवास का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ये सच है कि मेरी जिंदगी, जिंदगी मतलब जिंदगी, पूरी ज़िंदगी मैंने इस शहर के घरों में मिट्टी देकर बिताई है, तो मेरा घर इसी शहर में है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तब अधिकारी कहते हैं कि माटी कहाँ से लाती हो। वो कहती है कि माटा खान से लाती हूँ माटी। तब अधिकारी पूछते हैं कि वो माटा खान चढ़ी है तेरे नाम पर, अर्थात क्या वो माटा खान कागज़ों में तेरे नाम पर है, क्या वो तुम्हारी निजी माटा खान है। अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं कि ठीक है, हम तेरा नाम भी लिख देंगे और तुझे माटा खान के बदले कहीं और ज़मीन मिल जाएगी। तब बुढ़िया कहती है, माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, अर्थात माटा खान से तो मैं भोजन कमाती हूँ, अपना जीने का साधन मानती हूँ, उसका मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। तब अधिकारी कहते हैं, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। यानी कि अगर कोई ज़मीन तेरे पास है तेरे नाम से तो उसका कागज़ लेकर आ, तू कहाँ से कमाती है, कैसे कमाती है, उस रोजी रोटी का हमें कोई कागज़ नहीं चाहिए। तब बुढ़िया पूछती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, कि जब बांध बन जाएगा, मैं यहाँ से हटा दी जाऊंगी, माटा खान पे भी पानी भर जाएगा, तब मैं क्या बेचकर कमाऊंगी और मैं क्या खाऊंगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, अधिकारी कहते हैं, और वो बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। फिर है कि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। बांध जब बन चुका था तो धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा और उसका पानी बाहर ना निकले, उसमें बनाई हुई जो सुरंग थी, जो दरवाजे थे, जो चैनल बने रहते हैं, उन्हें बंद किया जाने लगा और शहर में पानी भरने लगा। अर्थात बांध जहाँ पे बना था, जो सब तरफ बाउंड्री थी और बीच में जो बांध की स्पेस थी, वहाँ पर पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई, मतलब भगदड़ मच गई, लोग अपने अपने घरों को खाली करके जाने लगे। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं।
पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। शमशान घाट घाट जो है वो शहर में बाहरी क्षेत्र में होते हैं, तो जैसे ही बांध में पानी भरना शुरू हुआ, शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात एक आदमी बहुत गरीब होता है, वो उसके पास अपना कोई कहने को घर नहीं होता, कोई ज़मीन नहीं होती। कई बार तो वो ऐसे ही किसी की भी ज़मीन पर जन्म लेता है और पूरा जीवन किसी की ज़मीन पर बिताकर वहीं मर भी जाता है। तो और उसके एक मरते समय ये आशा होती है कि भले ही जीवन भर मेरे पास कोई ज़मीन नहीं रही, लेकिन मरते टाइम तो मुझे शमशान मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शमशानों में ही पानी भरा था, तो माटी वाली हर आने जाने वाले से कह रही है कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात जहाँ पर उसे अंतिम समय में स्थान मिल सके वो स्थान तो कभी उजड़ना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। प्रश्नों में मैं आपको एक तो पहले वाला प्रश्न करवा चुकी थी, ये हो चुका है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि उसका गांव शहर से बहुत ज़्यादा पास नहीं था, दूर था। कितना भी तेज़ चलते थे पर घंटा भर लग जाया करता था। वह सुबह अपने घर से जल्दी निकलती थी, दिन भर माटा खान से मिट्टी खोदकर टिहरी शहर में घर घर ढोने का काम किया करती थी। और जिस दिन वह मिट्टी खोदने नहीं जाती थी उस दिन उसे ठाकुर के घर में जाकर बेगार करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से माटी वाली की दिनचर्या बड़ी ही व्यस्त थी। देर शाम घर लौटने पर उसे अपने बूढ़े पति के लिए भोजन पकाकर घरेलू कार्य करने होते थे। तो इस व्यस्त दिनचर्या के कारण माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। फिर उसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, अच्छा हम एक बार चौथा मैं आपको बता देती हूँ कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। विरासत के बारे में इस कथन के आधार पर अपने विचार लिखने हैं। विरासत मतलब पूर्वजों से प्राप्त जो चीज़ें हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, हमें उनके प्रति बहुत ही स्नेह का भाव रखना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके पास ज़्यादा सुख सुविधा साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक चीज़ों को सहेज कर रखा है। और इन चीज़ों को सहेजते समय उन्होंने अपनी न जाने कितनी इच्छाओं को मारा होगा, कितनी ही बार अपने मन को वश में करके अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए इन चीज़ों को खरीदा होगा। तो हमें उनके तंगी के दिन इन चीज़ों को खरीदने के लिए उनके जो इच्छाएं उन्होंने समाप्त की थी, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो पूर्वजों से प्राप्त विरासत है उसके प्रति बहुत आदर का और प्रेम का, लगाव का भाव रखना चाहिए। माटी वाली जो थी, पांचवा प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली को जिस घर में उसने मिट्टी दी थी उस घर से 2 रोटियां मिली थी और सामने वाले घर से भी मिट्टी लाने का आदेश देने के साथ साथ ही 2 रोटियां भी मिल गई थी। तो और एक रोटी माटी वाली ने चाय के साथ खा ली थी। अब उसके पास कुल 3 रोटियां थी। वह हिसाब लगाती हुई जा रही थी कि अपने बूढ़े पति को वो 2 रोटी देगी, लेकिन अब वो मुश्किल से एक ही खा पाता है, हद से हद 1.5 खा पाता है और बची हुई 1.5 रोटियों से वो अपना काम चला लेगी। तो इस प्रकार से रोटियों का हिसाब लगाना ये बताता है कि वो बहुत गरीब थी, उसे गिनी चुनी रोटियां ही मिलती थी और उस दिन उसे रोटियां जो थी वो बनी बनाई मिल गई थी और माटी बेचने की आमदनी से वो सब्जी खरीदने की सोच रही थी। तो इस प्रकार से गिनी चुनी रोटियां होने पर भी उनका हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। फिर है छठा प्रश्न, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली को आज माटी बेचने के कारण कुल 4 रोटियां मिली थी। एक रोटी वो खुद खा चुकी थी और बची हुई 3 रोटियां जो थी वो अपने बूढ़े पति के लिए वो घर लेकर जा रही थी। आज उसका मन था कि वो तीनों रोटियां बूढ़े के सामने रख देगी और कह देगी कि साग तो कुछ है नहीं, तो ये रोटियां ऐसे ही खा लो, ठीक है। तो लेकिन उसे फिर ऐसा लगा कि आज मिट्टी बेचने से जो पैसा मुझे मिला है, क्यों ना मैं उस पैसे से कोई सब्जी खरीद लूं, क्योंकि आज मुझे रोटियों का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, तो आज उस पैसे को मैं सब्जी में खर्च कर सकती हूँ। तो जो बूढ़ा व्यक्ति या जो बूढ़ा पति था उसका डेली जो कोरी रोटियां खाया करता था, उनके लिए उसके लिए माटी वाले ने सोचा था कि आज मैं कोई ना कोई साग उसके लिए बना दूंगी। तो इस प्रकार से अपने पति के लिए
साग खिलाने की, सब्जी खिलाने की और भरपेट रोटियां खिलाने की प्रसन्नता का भाव इस कथन में दिखाई दे रहा है। और फिर है 7वां प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि एक गरीब व्यक्ति के पास कहने को अपना घर मकान आदि कुछ नहीं होता है, कोई ज़मीन नहीं होती है, लेकिन उसे ये विश्वास होता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे एक शमशान में जब जगह तो मिल जाएगी जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। जब टिहरी बांध में पानी भरने लगा था तो सबसे पहले सारे शमशान डूबे थे, और बूढ़ी व्यक्ति जो औरत थी उसकी और उसके बूढ़े पति की जो हमेशा इच्छा रहती थी हर गरीब व्यक्ति की तरह कि जहाँ वह जन्मा है उसी जगह पर वो अपना दम तोड़े या वहीं उसके प्राण निकले या वही जगह उसके लिए शमशान बन जाए। पर टिहरी शहर में पानी भरने के कारण जहाँ बुढ़िया ने अपना पूरा जीवन निकाला था वहाँ का शमशान भी उसे नसीब नहीं हुआ था, न उसके पति को नसीब हुआ था। इसीलिए बुढ़िया कहती है कि गरीब आदमी का शमशान ही अपना होता है और वो कभी नहीं उजड़ना चाहिए। फिर है 8वां प्रश्न, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विकास आदि के कार्यों के कारण या भूकंप है या इस प्रकार की कोई भी त्रासदी हो सकती है, ऐसी घटना के कारण मनुष्य का एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसने की जो क्रिया होती है वो विस्थापन कहलाती है। विकास के लिए कई कार्य किए जाते हैं और उनमें से कुछ कार्य जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे बांध निर्माण आदि, जिससे बिजली का निर्माण हो सके, और बिजली विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। परंतु ऐसे विकास के कार्य कुछ लोगों के हृदय पर इतना बुरा प्रभाव डालते हैं, उनके जीवन पर इतना बुरा प्रभाव डालते हैं कि उनकी पीढ़ियां भी उस गम से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को विकास के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उस विकास के लिए जो जगह चाहिए या जो लोग विस्थापित किए जाएंगे विकास के कारण, उन लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। कितने ही लोगों की रोजी रोटी ऐसे विकास के नाम पर उजड़ जाती है और उन्हें कोई दूसरा काम करना नहीं आता है। तो सरकार को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके जिनके पास ज़मीन के कागज़ हैं, मकान के कागज़ हैं, उन्हें तो सरकार जगह जगह पर ज़मीन मकान आदि उपलब्ध करवा देती है, पर माटी वाली जैसे ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास अपने ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है। सरकार को ऐसे लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, और कहीं पर भी अगर सरकार को विस्थापन कराना आवश्यक हो तो उस विस्थापन से विस्थापित होने वाले लोगों को पहले पुनर्वास करके उनके जीवन को सुविधामय बनाना सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये काम करना है और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।